पवन एक बिल्डिंग के 5वें फ्लोर पर रहता था, पर उसको एक चस्का ताक झाँक का लग गया था। पहले उसने यूं ही टाइम पास के लिए शुरू किया, फिर मज़ा आने लगा और अब लत लग गई। सबसे अच्छा लगता था उसे उसकी खिड़की के सामने वाले फ्लैट में रहने वाला कपल। बहुत प्यारी सी बीबी, हस्बैंड और गोलू मोलू सा बेबी। उसने पता लगाया कि पति एक डॉक्टर था, पत्नी हाउस वाइफ थी। काश ऐसी बीबी मिल जाए, जीवन सफल हो जाए। वह हमेशा यही सोचता था। कभी कभी रात के समय अपने रोते बच्चे को कंधे से लगाए वह बालकनी में दिख जाती थी। उस समय पवन को लगता, काश मैं कुछ मदद कर पाता, थोड़ी देर बच्चा संभाल लेता, या एक वह औरत उसकी कुछ न लगती पर बहुत कुछ बन गई थी। पवन को उसका नाम भी पता नहीं था, फिर भी उसकी फिक्र थी। उसे देखना जिंदगी का अहम काम बन गया था। लेकिन उसके दोस्त अमन को उसकी यह आदत बिल्कुल पसंद नहीं थी। वह अक्सर उसे समझाता कि गांव में तेरे भी भैया भाभी हैं। अगर कोई दिल फेंक लड़का पूरा समय तेरी भाभी पर ऐसे नज़र रखे तो तुम्हें कैसा लगेगा? अमन कहता हुआ वहाँ से चला जाता है। अब पवन बाकी घरों की ताका झाकी बंद कर दी थी। कुछ दिनों बाद उसको पता चला कि उसका नाम शालू है। फिर कुछ दिनों बाद सोसाइटी में एक नई किराएदार आई तो क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या जवान, सबको आंखें सेकने का बहाना मिल गया। स्कर्ट और क्रॉप टॉप या साड़ी पहने जब वह निकलती तो सबकी निगाहें उसी को देखती। फिर एक दिन पवन नई किराएदार की बालकनी में डॉक्टर प्रवीण को देखा। दोनों जैसे काफी समय से एक दूसरे को जानते हों। फिर उस औरत ने डॉक्टर प्रवीण का कॉलर खींचकर उसे रूम में लिया और गेट बंद कर दिया। अब सालू से उसकी सिंपैथी और बढ़ जाती है। फिर कुछ दिनों बाद उन दोनों का फोटो और एक लेटर सालू को दे देता है। उस लेटर में लिख दिया था कि वह खुद देखना चाहे तो अभी अपनी आँखों से जाकर देख सकती है। अब सालू अपने पति को रंगे हाथों पकड़ चुकी है और तीनों में बहस हो रही है तो उस औरत ने सालू पर लातों घूसों की बारिश कर दी और तो और डॉक्टर ने भी 2-3 तमाचे जड़ दिए। थोड़ी देर बाद ही पवन ने देखा कि सालू ने एक सूती साड़ी निकाली और स्टूल लाकर पंखे से फंदा बांधने लगी। पवन बिजली की तेजी से उसके घर भागा। सालू के दोनों हाथ पकड़े कुछ समझा रहा था और वह रोए जा रही थी। तभी डॉक्टर प्रवीण ने बिना कुछ कहे दोनों को धक्का मारकर घर से बाहर निकाल दिया और गेट बंद कर दिया। क्या जरूरत थी मुझे बचाने की? और तुम हो कौन? मैं तो तुम्हें जानती तक नहीं। क्यों लाए हो मुझे यहाँ? मैं तो तुम्हें अच्छे से जानता हूँ। फिर पवन ने सालू से पूरी कहानी पूछता है। अब सालू बताती है कि पढ़ाई के दौरान पापा के इलाज के लिए इनके हॉस्पिटल में आई थी। हम बेहद गरीब थे, तभी इन्होंने पापा से मेरा हाथ मांगा। तब पापा और मैं बहुत खुश हो गए।
लगा आगे पढ़ने का मौका मिलेगा। हमारी शादी के 1 महीने बाद ही मैंने कॉलेज में एडमिशन के लिए कहा तो इन्होंने कहा इन्हें बच्चा चाहिए, उम्र हो रही, अब और लेट नहीं कर सकते। मैंने इनकी बात मानी, लेकिन आज मुझे पता चला ये तो पहले से ही शादीशुदा हैं। वह औरत इनकी बीवी है और मेरी शादी तो लीगल भी नहीं है, कहीं रजिस्टर्ड भी नहीं है। इनका तो पहले से ही प्लान था, बच्चा होते ही उसे मरा हुआ बताकर मुझसे अलग कर देना। लेकिन डॉक्टर होने के नाते पता था कि माँ का दूध 6 महीने तक बच्चे को जरूरी है। अब 6 महीने पूरे होने को आए। इतना कहकर सालू दोनों हाथों में मुंह छिपाकर फूट फूट कर रोने लगती है। लेकिन मुझे खुशी है कि मैंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद होने से बचा ली। अगर तुम्हारी शादी लीगल नहीं है तो हम कोर्ट में अपनी शादी के लिए अप्लाई कर देते हैं। तुम कॉलेज में एडमिशन लेकर ग्रेजुएशन पूरा करोगी। तुम्हें समझ में आ ही गया है आत्मनिर्भर होना कितना ज़रूरी है। तब तक हम इनसे निपटने का रास्ता भी खोज लेंगे। यह मत समझना मैं तुम्हारी मजबूरी का फ़ायदा उठा रहा हूँ। तुम्हें मुझे जानने समझने का टाइम चाहिए या मैं पसंद ही नहीं तो बता सकती हो। मैं जिस कंडीशन में हूँ उसमें मैं कोई डिमांड नहीं रख सकती, क्योंकि मेरी गृहस्थी उजड़ गई और मेरा बेटा भी छिन गया। लेकिन मैं बस इतना जानती हूँ कि तुम मेरे लिए फरिश्ता बनकर आए हो। तुम्हें ठुकराना मेरी बेवकूफ़ी ही होगी। बस मुझे थोड़ा टाइम दो, जितना चाहे उतना लो। टाइम भी तुम्हारा, मैं भी तुम्हारा। पवन जिस पल उसने ऐसी बीवी की कामना की थी, शायद वह दुआ कबूल होने की घड़ी आ गई थी। दोस्तों, कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।